हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग को वीडियो में कोई कमी लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट सेकेंड। तो जो पार्ट सेकेंड है उसे स्टार्ट करने से पहले हम लोग पार्ट वन को रिकॉल करें। पार्ट वन में हम लोगों ने फ्रेडरिक सोजियो नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने कुछ सीरीज ऑफ पेंटिंग्स को तैयार की थी। तो उनकी सीरीज की जो फर्स्ट पेंटिंग थी उसके बारे में हमारे बुक में दी गई है। तो उस पेंटिंग्स के थ्रू उन्होंने बताया है कि कैसे जो नेशंस जो उस टाइम पे नए नए बन रहे थे वो कैसे बनते जा रहे थे। तो उसके बाद हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि कैसे फ्रेंच अपनी आर्मी यूरोप के दूसरे देशों में भेजने लगी और सब देशों को भी नेशन बनाने के लिए। तो जब सब कुछ अच्छा चल रहा था फ्रांस में, तब वहाँ एंट्री होती है एक व्यक्ति की, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये जो व्यक्ति थी, इन्होंने फ्रांस से डेमोक्रेसी को हटा दिया, मतलब डेमोक्रेसी को उखाड़ फेंका, और उसके बाद इन्होंने फिर से राजा का शासन वहाँ लगा दिया और वहाँ राज करने लगे। तो इन्होंने कुछ अच्छे कदम भी फ्रांस के लिए उठाए हैं, जिसमें से जो उसको हम लोग नाम देते हैं उसका नाम है सिविल कोड ऑफ 1804 और नेपोलियनिक कोड। तो ये जो सिविल कोड था इसमें कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे, जिसका फर्स्ट पॉइंट है इंडेड ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। मतलब जो जन्म सिद्ध कुछ लोगों को बहुत अच्छे अधिकार मिल जाते थे, जो बड़े अपर क्लास के लोग थे, तो उसे इसने ख़त्म कर दिया और वहाँ से प्रिविलेज को हटा दिया। अब जो सेकेंड पॉइंट है वो है इक्वलिटी बिफोर लॉ। मतलब सारे लोग जो थे उनको लॉ के सामने बराबर सिद्ध कर दिया, मतलब सारे अपर क्लास और लोअर क्लास सब इक्वल थे लॉ के सामने। फिर जो थर्ड पॉइंट है वो है राइट टू प्रॉपर्टी। मतलब जो लोगों का जो खुद का प्रॉपर्टी है, सभी को उस प्रॉपर्टी पे अधिकार हो गया और सभी लोगों को उसने अधिकार दे दिया। और जो ये नेपोलियनिक कोड था, ये नेपोलियन ने अपने द्वारा कब्जा किए गए यूरोप के बाकी देशों में भी इसे फैला दिया। जलवा है हमारा। अब उसने फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया। तो फ्यूडल सिस्टम जो होता था उस टाइम पे, उसमें होता था कि किंग जो है वो अपना जो उसका लैंड होता था वो कुछ फ्यूडल को दे देता था, जो कि पीजेंट से काम करवाते थे, और उसके बदले में वो ले करके उन्हें कुछ नहीं देते थे। इसे फ्यूडल सिस्टम कहते हैं, उसको ख़त्म किया। उसके बाद उसने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बहुत बेटर कर दिया। तो ये तो हुए नेपोलियन के द्वारा किए गए अच्छे काम। अब जो उसने कुछ गलत काम किए वो था कि टैक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, मतलब हेवी टैक्स वहाँ पे इम्पोज कर दिया। सेकेंड जो था वो सेंसरशिप उसने लगा दी। तो सेंसरशिप का मतलब होता है कि बिना नेपोलियन के परमिशन के जो मीडिया वाले थे वो उसके खिलाफ कुछ नहीं छाप सकते थे। अब उसने जो थर्ड काम किया वो था फोर्स रिक्रूटमेंट। मतलब लोगों को ज़बरदस्ती वो फोर्स में ले जाने लगा, क्योंकि उसे तो यूरोप के बाकी बचे हुए देशों पे भी कब्जा करना था, इसीलिए वो लोगों को ज़बरदस्ती फोर्स में भेजने लगा और लोगों को वहाँ लाने लगा। तो कुछ समय बाद नेपोलियन को डिफीट कर दिया गया और उसे चार देशों ने मिलकर डिफीट किया, जिसका नाम था प्रैव, यानी कि रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। हाँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम लोग पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म का जो यूरोप में जो आइडिया डेवलप हो वो कैसे कैसे हुआ। तो अभी जो हम लोग जो देशों को स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी जानते हैं, वो पहले ऐसा नहीं था। तो उन्होंने उनके अंदर जो नेशन बनने का आइडिया था वो कहाँ से, अब हम देखेंगे। तो जो उस टाइम पे जो एरिस्टोक्रेट्स हुआ करते थे, जो मतलब जो कि रिच क्लास के लोग हुआ करते थे, वो लोग वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे फ्रांस में। और उनकी जनसंख्या बहुत कम थी और वो लोग एक दूसरे से मैरिज के थ्रू जुड़े हुए थे, मतलब उनकी फैमिली एक दूसरे से मैरिज के थ्रू जुड़ी हुई थी, पर उनकी जनसंख्या कम थी। और जो उस समय ज़्यादा जनसंख्या जिनकी थी वो थे पीज। तो उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन आया ब्रिटेन में, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया ब्रिटेन में उसके बाद वो फ्रांस में भी आया। फ्रांस में आने के बाद एक न्यू क्लास जनरेट हुआ जिसका नाम था मिडिल क्लास। और जो उसमें से जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे उनके अंदर ही नेशनल यूनिटी का बात आया, और उनके अंदर ही ये दिमाग में उनके ये बात आया कि जो प्रिविलेज मिलते हैं हायर क्लास को उसे हमें। उसके बाद जो मिडिल क्लास के जो लोग थे उनके दिमाग में लिबरलिज्म का आइडिया है। तो लिबरलिज्म जो है वो एक लैटिन वर्ड लिबर से निकला है, जिसका मतलब होता है फ्री होना। तो जो मिडिल क्लास के लोग थे उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल और इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये जो वर्ड था, ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम से जो इसका मतलब समझा जा रहा था, उसका मतलब ये समझा जा रहा था एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी। मतलब जो राजा महाराजाओं का जो शासन हुआ करता था पहले के टाइम पे, उसको ख़त्म होना ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू लोग लिबरलिज्म का मतलब समझ रहे थे। तो जो इक्वलिटी ऑफ लॉ था, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब ये नहीं था कि सारे लोग को यूनिवर्सल सफरेज यानी कि राइट टू वोट मिल गया।
तो जो राइट टू वोट था वो जो ऐसे मैन जिन विदाउट प्रॉपर्टी के थे, मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं था, और ऑल वुमेन जितनी भी औरतें थी उन सभी को जो था राइट टू वोट उस टाइम पे नहीं मिला था। मतलब कि जो भी मेन जिनके पास प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी उन्हें ही सिर्फ राइट टू वोट था, और जो मेन जिनके पास प्रॉपर्टीज़ नहीं थी या फिर जितनी भी वुमेन्स थी उनके पास राइट टू वोट नहीं था। तो धीरे धीरे आगे चल के इन्होंने राइट टू वोट पाने के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स किए और इन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, और बाद में आगे चल कर इन्हें भी राइट टू वोट मिल गया। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। तो जो नेपोलियन के टाइम पे जो स्टेट्स हुआ करते थे वो टोटल 39 स्टेट्स हुआ करते थे, मतलब 39 राज्य जो उस टाइम पे नेपोलियन के टाइम पे थे। तो उन सभी जगह की अलग अलग करेंसीज़ हुआ करती थी, मतलब लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए करेंसीज़ बदलनी पड़ती। एक कस्टम यूनियन जिसे कि जोल्वेरिन भी कह सकते हैं वो डेवलप हुआ, जिसने करेंसीज़ की संख्या को 30 से घटा करके 2 कर दिया। मतलब जो पहले बहुत ज़्यादा थी वो अब कम हो चुकी थी, जिस कारण से करेंसीज़ बदलने में लोगों को अब दिक्कत नहीं होती। तो इसी के साथ पार्ट 2 भी समाप्त होता है। गाइज़, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।